morning, dear students. Welcome back in our online teaching learning session. Dear students, our topic for today is unemployment. In our previous classes, we have already studied about employment. What is the meaning of employment? What is workforce? What is employment opportunity in current scenario? Dear students, today we will discuss about some important facts related to unemployment. Dear students, in our previous classes, we have already discussed about the situation in which a person having willingness to work during a particular period of time at appropriate wage rate, this situation is known as employment. If there is any lacking of these factors, the situation converted into unemployment. Dear students, on the basis of the nature of unemployment, we can classify our unemployment among these two categories: rural unemployment and urban unemployment. Rural unemployment can also classified into two types: disguised unemployment and seasonal unemployment. Always remember, disguised unemployment is also known as underemployment in urban areas, but in rural areas it is named as disguised unemployment. Disguised unemployment refers to the situation in which a person is working under a productive firm. It means he is employed, but their marginal productivity become zero. ओके यानी एक आदमी काम कर रहा है लेकिन उसके काम करने के बावजूद उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है दे बिकम जीरो. दैट्स व्हाई दे आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट और यू कैन से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरिया, एक परिवार में अगर 20 लोग हैं तो 20 मिलकर खेती कर रहे हैं, 10 आदमी है तो 10 आदमी मिलकर खेती कर रहे हैं, 2 आदमी तो 2 मिलकर खेती कर रहे हैं और सारे का रिजल्ट सेम है, प्रोडक्शन सेम है. तो इसका मतलब है कि वहाँ ओवर रश ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. ओके यानी जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग वहाँ हैं. इसी सिचुएशन को हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. इसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. इसके अलावा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. वहाँ पे खेतों में काम करने के कुछ ही सीजन होते हैं, स्पेशली इन रेनी सीजन, मानसून, रबी एंड खरीफ क्रॉप के लिए जो पार्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ है कल्टीवेशन का, उसी टाइम उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है. रेस्ट ऑफ द टाइम वो घर में बैठे रहते हैं, तो वो जिस प्रॉब्लम से सफर करते हैं उनको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. यही चीजें अगर अर्बन एरिया में होता है तो उनका नाम हो जाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. कई बार होता है कि इंडस्ट्रियल सर्कुलेशन के कारण कभी बूम कभी रिसेशन ऐसे सिचुएशंस आते हैं. तो बूम जब आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट हो जाती है, और रिसेशन जब आता है तो प्रॉफिट कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है, फैक्ट्रियाँ कम चलती हैं या बंद हो जाती हैं, दे बिकम अनएम्प्लॉयड. तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. और एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी योग्यता है नौकरी के लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता, उसको हम लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. अब इसी चीज़ को थोड़ा ब्रॉडली क्लासिफाइड हम लोग कहते हैं एमंग डिफरेंट कैटेगरीज. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. Dear students, in our previous classes, we have already discussed about there are a few factors of employment like willingness to work, यानी काम करने की इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दूसरा वर्किंग पीरियड, ड्यूरेशंस ऑफ टाइम, यानी आप काम कितने समय कर सकते हैं या कितने समय के लिए काम करना चाहते हैं. दिस इज सेकेंड वन इंपॉर्टेंट फैक्टर. थर्ड वन इज वेज रेट एट अप्रोप्रिएट वेज रेट. कोई आदमी काम करना चाहता है और अगर वेज रेट उसको अप्रोप्रिएट नहीं मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो बेरोजगार है. और तीसरा है अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. बाजार में अगर काम उपलब्ध है और वो काम करना चाहता है तो उसको काम मिलता है, उसको एम्प्लॉयमेंट कहेंगे. लेकिन ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं मार्केट में है, आदमी के पास विलिंगनेस भी है, वो काम भी करना चाहता है, समय भी है, तो जिस तरह की बेरोजगारी क्रिएट होती है उसको हम लोग ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. यानी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच ए पर्सन हैविंग विलिंगनेस टू वर्क ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट अप्रोप्रिएट वेज रेट but still he is unemployed due to lack of employment opportunity. Okay, this is the situation of open unemployment. दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कई बार ऐसे मार्केट के स्ट्रक्चर्स बनते हैं. मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कभी बूम आया कभी रिसेशन आया, तो उन रिसेशन और बूम के जो स्ट्रक्चर हैं
कभी हमारे जीडीपी में काफ़ी ग्रोथ हो जाता है, कभी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, कभी लीकेज हो जाता है इकोनॉमी में, तो हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है। तो स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण जो बेरोजगारी क्रिएट होती है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कई बार लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, देयर आर सेवरल रीजन फॉर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू स्पेशली इन रिसेशन पीरियड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, और कई बार ऐसा होता है, आप देखिए होली के समय, दिवाली के समय, इन समय में मार्केट में एक बूम आ जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती हैं। जब क्रॉप के प्लगिंग का समय होता है, धान की रोपनी का समय होता है, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में देयर आर सेवरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड। तो उस समय अचानक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन कम हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर वो रिसेशन आएगा या फिर उनके सीजन चले जाएंगे, फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेजी से बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे आपस में कोरिलेटेड हैं। उनके रीजन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन आते हैं, तो उनका नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बदल जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया था। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी उसी को कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली फाउंड इन एग्रीकल्चर एरिया। अगर यही अगर यही प्रॉब्लम शहरी क्षेत्रों में होता है, उसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच ए वर्कर्स हैविंग देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो। ओके, यानी वो काम कर रहा है, काम करने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी बहुत जीरो है, तो ऐसे में मालिक उसको पैसा देगा नहीं देगा, दे बिकम्स अनएम्प्लॉयड। ओके, दूसरी तरीके से इसको समझने के लिए ऐसे समझा जा सकता है कि एक आदमी की एफिशिएंसी है काफ़ी काम करने की, वो एमए पास है, उसको कहीं ऑफिस में जॉब मिल सकता है, अकाउंटेंट का जॉब मिल सकता है, बट वहाँ पे प्यून का पोस्ट खाली है और वो प्यून के पोस्ट पे जॉब करता है। जहाँ उसकी सैलरी 30,000 होनी चाहिए, वहाँ सैलरी 20,000 है, 10,000 है, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम अंडर द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल चेंज आते हैं। ठीक है, अभी जैसे पावर लूम, हैंडलूम में मशीनों का ज़्यादा यूज किए हम लोग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए, तो हैंडलूम कन्वर्ट कर गया पावर लूम में। मशीनें की जगह कंप्यूटर्स आ गए, और डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन्स आ गए, अब मैग्नेटिक फील्ड में चलने वाले रोबो इंजन्स आ गए। तो कई बार होता है ना कि टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के कारण नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी चेंज आ जाता है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो चेंज आया, अभी पहले कोयला इंजन, स्टीम इंजन चलता था, उसमें 10 लेबर काम करते थे। डीजल इंजन आया, उसमें दो ड्राइवर्स मिलके चलाते हैं। अभी इलेक्ट्रिक इंजन आया तो एक ड्राइवर मिलके चलाते हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड से चलने वाले बुलेट ट्रेन के इंजन आ गए जिसमें ड्राइवर ही नहीं होता है। तो इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे इंडस्ट्रीज का ड्यू टू द टेक्निकल चेंज, तो इस कारण से कई बार नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाता है। अब जो साइंटिफिक अप्रोच में है, काफ़ी ट्रेंड है, स्किल्ड है, उनको तो काम मिल जाता है, जो अनस्किल्ड होते हैं दे बिकम अनएम्प्लॉयड। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अभी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में एक थोड़ा सा डिफरेंसेस है। अभी देखेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कई बार होता है कि इकोनॉमी में कई बार ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ लेबर, ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक आदमी एक जगह से जॉब छोड़ के दूसरी जगह पे जॉब ज्वाइन करता है। एक समय में जो जॉब छोड़ा दूसरी जगह जो ज्वाइन किया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि जनवरी महीने में वो जॉब छोड़ा तो फरवरी में उसको काम मिल गया। उसके हिसाब से उसको अप्रैल में, मई में, जून में काम मिला, तो 3 महीना 4 महीना वो अनएम्प्लॉयड रहा। तो वो जो पीरियड होता है, वो पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हुआ? साइकिलिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। हाँ, एक जगह से जॉब को छोड़ के दूसरी जगह पे जॉब करने में जो साइकिलिंग रोटेशंस हुआ, उसका माइग्रेशंस हुआ, उस माइग्रेशन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, उसको हम लोग साइकिलिंग अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कई बार वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में भी काउंट होता है। ओके, अब इसके अलावा भी देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी आपने बुक में भी पढ़ा, इसके प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग पढ़े होंगे। These are the most important factors, or these are most important types of unemployment. That's why we have discussed. Okay, let's discuss about some important regions of unemployment. In your previous classes, you have already studied about unemployment, region, causes of unemployment. Let's see some broad concept, some broad regions of unemployment. Okay, सबसे पहले हमारे लिए जो unemployment का सबसे बड़ा रीजन है वो है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट।
अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट किसी भी नेशंस का बहुत ज़्यादा है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होती है। गवर्नमेंट की नेशनल इनकम अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मार्केट में इन्वेस्टमेंट का रेशियो ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगी। ओके, तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो ग्रोथ रेट है, स्लो रेट ऑफ ग्रोथ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अगर किसी तरह से हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, हमारा ग्रोथ रेट अगर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली कि हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होंगे। इसके अलावा रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है उस हिसाब से हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रो नहीं कर रही है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अगर कॉमन हो तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशंस हैं उसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अभी मान लीजिए कि हमारा एम्प्लॉयमेंट 2% क्रिएट हो पाता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लेकिन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अगर 5% है तो हर साल 3% जो हमारे पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्पेशली इन इंडियन इकोनॉमी कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोसिव स्टेज में है, वो इतना तेजी से बढ़ रहा है, उतनी तेजी से हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को नहीं बना पा रहे हैं। ओके, सीजनल ऑक्यूपेशन स्पेशली फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे सीजनल ऑक्यूपेशंस ज़्यादा हैं। किसी पार्टिकुलर पीरियड में किसी पार्टिकुलर टाइम पे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है और दूसरे पार्टिकुलर पीरियड में हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अचानक से घट जाता है। तो इस कारण से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के घट जाने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ी से बढ़ जाता है। तो जो हमारा सीजनल नेचर ऑफ ऑक्यूपेशंस है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इरिगेशन फैसिलिटीज, देयर आर 2 टाइप ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, मैन मेड सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ इरिगेशन और नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन। ओके, नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन में जो बारिश होती हैं उनकी जो पानी उनके से जो इरिगेशन होता है उसको हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन कहते हैं। और इंडिया में मानसून बहुत असंतुलित स्थिति में आ चुका है। इनको जरूरी नहीं कि बरसात के मौसम में प्रॉपर रेनफॉल हो, तो इस कारण से हमारे यहाँ पूरी तरीके से एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है मूड ऑफ द मानसून और यू कैन से मैन मेड सोर्स ऑफ इरिगेशन। और इन सफिशियंट लेवल ऑफ इरिगेशन, वे ऑफ इरिगेशन होने के कारण हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन घटती जा रही है। ओके, तो निश्चित तौर पे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन भी घटता चला जा रहा है। एग्रीकल्चर पे अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन का लोड काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ऐसा मेरा मानना नहीं है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज बैड और इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम इज गुड। देयर आर सेवरल मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड देयर आर सेवरल डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी फॉरवर्ड करने की का एटीट्यूड जॉइंट फैमिली सिस्टम में देखा जाता है, स्पेशली इन एशियन कंट्रीज। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर हेड ऑफ द फैमिली अर्निंग है तो बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को नहीं लगता है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ अर्न करने की। लेकिन आप यूरोपियन कंट्री जाइए जहाँ इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम का क्रेज है तो वहाँ पे देखेंगे कि लोगों की अर्निंग के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल रीजन है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इसके अलावा डिक्लाइनिंग ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे तो ब्रिटिशर्स ने अपने जो पावर लूम थे या उनके जो हैवी इंडस्ट्रीज थे उनके प्रोडक्ट को यहाँ कंज्यूम करने के लिए, यहाँ पर डिस्पोज करने के पर्पज से यहाँ का स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब हमको इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल डेड थे, बड़े हैवी इंडस्ट्री हमारे पास थे नहीं और कॉटेज इंडस्ट्री पहले से या तो बंद हो गए थे, सीख हो गए थे, दे बिकम डिक्लाइन। तो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट के जो मेन सोर्सेज थे वो एम्प्लॉयमेंट के मेन सोर्सेज कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे। आज़ादी के बाद भी कॉटेज और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे उनके रिहेबिलिटेशंस के लिए काफ़ी कुछ नहीं किया गया, इस कारण से ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इंडिया में इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा गैप है।
ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो हमारी बचत की प्रवृत्ति है वो बहुत कम है। बचत की प्रवृत्ति कम होने के कारण हमारा जो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे पास कम है। हम लोग एक्स्ट्रा वेगेंट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आज एक रिक्शा पुलट भी 10,000 रुपये का मोबाइल पास में रखता है। तो इस कारण से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट पे ही हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट कम होता है इकोनॉमी में, इस कारण से हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। ओके, मोबिलिटी ऑफ लेबर मीन्स माइग्रेशंस ऑफ लेबर, migrations of labor from rural areas to urban areas, small city to big city, पुअर कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री। ओके, अभी हमारे यहाँ माइग्रेशन ऑफ लेबर में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं। बहुत प्रॉब्लम्स के कारण कुछ कास्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, रिलीजियन ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इलिटरेसी का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत प्रॉब्लम के कारण हमारे जो पॉपुलेशन है वो बहुत माइग्रेट नहीं कर पाती हैं, मोबिलिटी नहीं ले पाती हैं। आज भी एक आदमी गांव में ही अपने रोजगार को ढूंढता है, जबकि गांव में रोजगार के अवसर कम है। तो इस कारण से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाती और दे बिकम अनएम्प्लॉयमेंट। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, involuntary unemployment refers to the unemployment which occurs due to the lack of proper willingness to employment। कोई आदमी अगर काम करना ही नहीं चाहता है, उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, और ऐसे में उसको रोजगार मिलता भी नहीं है, क्योंकि काम करने की इच्छा नहीं होगी तो काम भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जो बेरोजगारी है उनको हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा पार्ट है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो वो कम अर्निंग करके भी वो इतना सेटिस्फाइड है एग्रीकल्चरल वर्क में कि वो अपने इनकम लेवल को जनरेट ही नहीं करना चाहते हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आज का चैप्टर इतना ही, फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।